हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट ईवीएस का सेशन है 1 to 5 लेवल का। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लुक्स आफ्टर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड? WWF, WHO, पेटा या UN? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, ये जो है वर्ल्ड वाइड फंड पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए सुचारू रूप से कार्यरत है, यानी कि ये पूरे विश्व में। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा? एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स विल कॉज वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या ये सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। देखिए, यह बताया गया है कि कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। देखिए, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि ये रासायनिक पर्यावरण में मिलकर संतुलन क्या करते हैं, ये रसायन जो होते हैं, रसायन पर्यावरण में मिलकर क्या करते हैं, संतुलन को बिगाड़ते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? फोन की डेसी की डेसिबल या डेसिमल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। देखिए कैसे, ध्वनि की तीव्रता या शोर यानी नॉइज को मापने के लिए डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है, यानी कि डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है। द टर्म यूज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट्स एंड द मेंटेनेंस एंड द रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल पॉपुलेशंस ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल सराउंडिंग इज? क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधीय संरक्षण? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वस्थानीय संरक्षण, यानी इन सिटू कंजर्वेशन। देखिए कैसे, जब जीव जंतु और पेड़ पौधे का संरक्षण उसके अपने प्राकृतिक आवास में यानी नेचुरल हैबिटेट में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, यानी स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामुद्रिक कछुआओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय में पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है, यानी कछुए में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कैनेप्स, अगला प्रश्न है, सामुद्रिक कछुआओं में, यहाँ पे कछुआ होगा, ठीक है, कछुआओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों की समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कैनेप्सरिडले या लागरहेड या आलिपरिडले या फ्लैटबैक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आलिपरिडले। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय जल में पाए जाने वाली समुद्री कछुओं की प्रजातियों में जो होता है ना, आलिपरिडले, यानी कि हम लोग उसको ऑलिव कहते हैं, ऑलिव रिडले। ठीक है, कछुओं की संख्या सबसे अधिक है, यहाँ पे ऑलिव होगा। ठीक है, ऑलिव यहाँ वह होगा, यानी इसका प्रिंट
यहाँ पे जो होता है ना वो प्रिंट गलत हो गया है, ऑलिव, यहाँ पे ऑलिव होगा, ठीक है, ऑलिव, जैसे इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है ऑलिव रिडले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भारतीय उपमहाद्वीप तटीय जल में पाया जाने वाला, ठीक है, तटीय जल, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन से एक कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? वाहनों से निकली गैसें, या पेड़ पौधों से निकली गैसें, या भट्टियों से निकली गर्म हवा, या रसोई गैस की? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, वाहनों से निकली गैसें यानी गैसेस इमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स। देखिए वाहनों से निकलने वाली जो ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, ठीक है, जो होता है ना वो वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का एक क्या है, एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि CO2 गैस जो है वो वाहनों से भी निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या एशिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया। देखिए क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से किसके क्षेत्रफल और जनसंख्या ये दोनों की दृष्टि से एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। प्लांट्स रिड्यूस पॉल्यूशन बिकॉज दे एब्जॉर्ब सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण क्या होता है, इससे वायु प्रदूषण कम होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? विच आर्टिकल्स वाज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अंबेडकर? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 15? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। भारतीय संविधान और हृदय क्या क्या है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का कारण है? द रीजन फॉर द राइज इन वाटर लेवल इन ओशंस इज? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, या अत्यधिक वर्षा, या अम्ल वर्षा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना यानी मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन्स। देखिए कैसे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्र यानी किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर रीजन में जमी हुई बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे महासागरों का जल क्या होता है, उसका स्तर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? द मोस्ट हार्मफुल सल्फर मिक्स गैस इन द एटमोस्फियर इज S2S, SF6, SO2? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एक अत्यंत हानिकारक गैस है। ये क्या है, एक हार्मफुल गैस है, ठीक है, यानी हानिकारक गैस है जो वायु प्रदूषण एवं एसिड रेन क्या होता है, जो एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन के लिए, और आपका एयर पॉल्यूशन का मुख्य क्या होता है, कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? एयर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, या सूर्य प्रकाश द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों द्वारा यानी बाय ट्रीज। देखिए अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, हवा में मौजूद हानिकारक गैस जो होता है ना और धूल कण को नियंत्रित किया जा सकता है यानी कंट्रोल कर सकते हैं हम, जिससे वायु प्रदूषण क्या हो सकता है, कम हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जुलाई को, 5 जनवरी को, 5 जून को, या 5 सितंबर को? यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 जून को। तो ये कैसे, पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कि क्या, यानी कि वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा
स्तर सुरक्षित रखता है। विच लेयर्स प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या मैग्नेट चुंबक मंडल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन यानी ओजोन मंडल यानी कि ओजोन लेयर। कैसे देखिए, यहाँ बताया गया है कि देखिए पूछा गया है यहाँ पे कि पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है, तो समताप मंडल में मौजूद, यानी कि समताप मंडल क्या, जो समताप मंडल होता है स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पे मौजूद जो ओजोन लेयर है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण यानी यूवी रे जो होता है उसको क्या करते हैं, पृथ्वी से आने पर रोकती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी जगह का फ्लोरो और फोना सूचित करता है। फ्लोरा एंड फोना ऑफ द प्लेस इंडिकेट पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछली एवं पेड़ पौधे को, या जंतुओं एवं मछलियों को, या पक्षी एवं पेड़ पौधों को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। देखिए कैसे, फ्लोरा किसी क्षेत्र में विशेष पेड़ पौधे यानी वनस्पति के लिए। देखिए फ्लोरा याद रखिएगा, जो फ्लोरा होता है वो होता है किसी विशेष क्षेत्र में पेड़ पौधे, ठीक है, यानी वनस्पति। और फौना जो होता है वो जीव जंतु को दर्शाता है, यानी पशु पक्षी जीव जंतु को दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम इज वायु, तालाब, जल या मृदा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालाब यानी पॉन्ड। तालाब एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का उदाहरण है, ठीक है, जहाँ जीव जंतु और पर्यावरण के अजैविक घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अजैविक यानी कि एबायोटिक, इसको कहते हैं हम लोग अजैविक घटक यानी कि फैक्टर, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन जीवीय कारक नहीं है, विच इज नॉट अ बायोटिक फैक्टर? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या चट्टान, प्रस्तर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तर यानी चट्टान, रॉक जो होता है पर्यावरण का अजैविक, ये जो होता है वो अजैविक होता है, अजैविक घटक होता है, याद रखिएगा घटक होता है। जबकि पेड़ पौधे, जंतु हो गए, सूक्ष्मजीव हो गए, वो बायोटिक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर फाउंड इन स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में। ठीक है, देखिए कैसे अधिकांश वनस्पति और पेड़ पौधे जो पृथ्वी के स्थल होते हैं, स्थल मंडल लिथोस्फीयर पर पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाली प्राणी को कहते हैं। एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर डेड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्केवेंजर या ओमनीवोर? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्केवेंजर। देखिए जो जीव मरे हुए जानवरों या मृत शरीरों को खाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्केवेंजर। हम लोग इसको एक नाम अपमार्जक भी कहते हैं, अपमार्जक, ठीक है, अपमार्जक। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? टू विच एज डिड द हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग? कांस्य युग, नवपाषाण युग या पुरापाषाण युग या लौह युग? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज। देखिए कैसे, देखिए हड़प्पा सभ्यता को क्रांस यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों ने तांबे और टीन मिलाकर, क्या तांबे को और टीन को मिलाकर कांस्य धातु यानी कि कांस्य धातु बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग ए कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग या मुख्य रूप से कारण बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किए गए हैं जो लगभग ओशंस कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज अप्रोक्सीमेटली 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3/4। देखिए पृथ्वी का सतह का लगभग 71% जो है या 3/4, इसको हम 3/4 भी कह सकते हैं, हिस्सा क्या होता है, हिस्सा महासागरों और जल से घिरा हुआ, जल से
क्या है, घिरा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर आईज? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन ई? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन ए। देखिए कैसे, विटामिन ए जो है आंखों की रोशनी और स्वस्थ दृष्टि के लिए सबसे उपयुक्त विटामिन है। ठीक है, आंखों की रोशनी के लिए और स्वस्थ दृष्टि के लिए सबसे उपयुक्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर पॉल्यूशन? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, ये जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलती गैस, या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। देखिए, धुआं और कुहासा यानी स्मॉग, कुहासा को हम लोग स्मॉग भी कहते हैं, ठीक है, और वाहनों से निकलने वाली गैस भी और लकड़ी चारकों से निकलने वाला धुआं भी, सभी क्या होता है, वायु प्रदूषण के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है? रूल्स मेड ऑफ प्रिवेंट पॉल्यूशन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज रिस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ डैश? कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, या नायलॉन के थैले, या चमड़े के थैले? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक के थैले। देखिए कैसे, पर्यावरण को सुरक्षित रखने और प्रदूषण को कम करने के लिए आजकल जो प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग सबसे क्या करते हैं, इसमें कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है, इसमें कड़े क्या किया गया है, कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, और इसी के नियम, प्रतिबंध के नियम बनाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग? द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज अप्रॉक्सीमेटली 44%, 23%, 40% या 21%? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21%। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होता है वो 78% है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है वो 21% है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? विच प्लेस इज अवर कंट्री इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट? लद्दाख, द्रास, सिक्किम या नागालैंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैसे, भारत का लद्दाख क्षेत्र एक उच्च शीतोष्ण यानी कोल्ड डेजर्ट, इसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ पे क्या होती है, वर्षा कम होती है, ठीक है, और अत्यधिक यहाँ पे क्या करती है, ठंड लगती है, अत्यधिक ठंड लगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? फोटोसिंथेसिस इज कैरिड बाय आउट? सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं पौधे द्वारा, सभी हरे पौधे द्वारा या वायरसों द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी हरे पौधे द्वारा, बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स। देखिए कैसे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है ना, केवल क्लोरोफिल युक्त सभी हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है, यानी कि वहाँ पे सनलाइट क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, ठीक है, और क्लोरोफिल यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं हरित लवक, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्हाट वाज इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि यानी एग्रीकल्चर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य आर्थिक आधार जो था वो कृषि और क्या था, पशुपालन भी था, पशुपालन, ठीक है, था। हालांकि व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता था, व्यापार भी होता था ना, व्यापार ये भी बड़े पैमाने पर होता था। यहाँ पे आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। एंड लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट? कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। देखिए, प्लास्टिक एक अजैविक यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं अजैविक नवीकरणीय, ठीक है, पदार्थ है जो सदियों तक नष्ट नहीं होता है, ठीक है, और पर्यावरण को भारी क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, फिर अगले सेशन में आऊँगी ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के। वीडियो अच्छा लगे जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।